मम्मी मेरे जूते कहाँ हैं? मम्मी नाश्ता बन गया तो टेबल पर लगा दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। भाग्यवान, अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं मिली? बहू, सुबह से काढ़े का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला। पापा जी, अजीब बच्चों, सब शांत हो जाओ। एक एक करके सबके काम कर रही हूँ। ये लो आपकी चाय, पापा जी आपका काढ़ा, और तुम दोनों का नाश्ता, टिफिन, और आराम से ऑफिस जाना। ठीक है माँ। माँ, मेरा काम कौन करेगा? मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं है। इस घर के मर्द तो अपना एक काम नहीं करते, कम से कम तू तो ऐसा मत कर। जा अब नाश्ता कर और जा खुद से कॉलेज के कपड़े प्रेस करके जा। जा ही रही हूँ। खुद से करना था तो पहले ही कर ली होती मैं। इस घर के मर्दों ने काम ना करने की ठानी है और सुनना मुझे पड़ता है। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बेटा, बेटियों का काम किए बिना गुजारा नहीं होता, मर्दों का हो जाता है। देखना, एक दिन इस घर के मर्द अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से घर का सारा काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना कहकर श्वेता गुस्से में स्कूल चली जाती है। सुबह से कांति पूरे घर का काम करते करते थक चुकी थी। दोपहर में थोड़ा समय निकालकर वो अपनी सास के पास बैठती है। माँ जी, कब तक चलेगा ये सब? इस घर के मर्द अपना एक काम नहीं करते, सुबह से रात तक बस कांति कांति कांति। बहू, हमारी तो पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। पहले ससुर की सेवा, फिर पति की सेवा, फिर बेटों की सेवा। औरत की किस्मत में आराम कहाँ? माँ जी, कभी कभी लगता है मैं इंसान नहीं, इस घर की मशीन हूँ। तभी महेश वहां आ जाते हैं। कांति, अरे कांति, मेरी फाइल लेकर आओ जल्दी। जी, कौन सी फाइल चाहिए? अरे वही जो अलमारी में रखी है। अलमारी में तो बहुत सारी फाइलें हैं जी। अरे इतना भी नहीं पता? चलो सारी उठा लाओ। कांति भागकर अलमारी से सारी फाइलें उठा लाती है। ये लीजिए जी। इसमें पीले रंग वाली फाइल निकालो। जी, 3 पीले रंग की है। अरे हल्के पीले वाली। ये। तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। बीच वाली खोलो। जी, खोल दी। अब उसमें से लाल रंग का पेपर निकालो। इसमें तो 4 लाल पेपर हैं। अरे हल्के लाल वाला, इतना भी नहीं समझती? बेटा, खुद देख ले। नहीं माँ, अगर अपना काम खुद से करने लगूं तो फिर ये किस लिए है? लगभग 10 मिनट तक महेश कांति को ऐसे ही इधर उधर दौड़ाते रहते हैं। रहने दो, तुमसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। जी। महेश वहां से चले जाते हैं। देखा माँ जी, खुद एक फाइल नहीं देख सकते और गलती मेरी निकालते हैं। बेटा, यही तो हमारी जिंदगी है। अगले दिन कांति रसोई में पहुंचती है, तभी एक के बाद एक आवाजें आने लगती हैं। अरे बहू, मेरा पानी कहाँ है? मम्मी, मेरी घड़ी नहीं मिल रही। माँ, मेरी चाय ठंडी हो गई, दूसरी बना दो। कांति, टीवी का रिमोट उठा दो। माँ, आप घर में हो? मेरा काम कब करोगी? एक एक करके बोलो, मैं 4 हाथ लेकर पैदा नहीं हुई हूँ। बहस करने लगी हो, पहले काम करो। शाम को कांति थोड़ी देर के लिए अपनी पड़ोसन सुषमा के घर चली जाती है। अरे कांति, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? तू हमारे घर कैसे? बस दीदी, मन घबरा गया था। तभी कांति के फोन पर समर का कॉल आता है। माँ, मेरा कोट कहाँ रखा है? मैं घर पर नहीं हूँ बेटा। तो मैं क्या करूं? खुद ढूंढ लो। नहीं, मैं नहीं। फोन कट जाता है। इतने बड़े हो गए लेकिन खुद के सामान नहीं ढूंढ सकते। अब तो बेटे की शादी करा दे, बहुएं आएंगी तो तेरा हाथ बटाएंगी। नहीं तो तेरी कमर टूट जाएगी। और सुन, काम काजी बहू देखना, आजकल प्यार व्यार वाली शादी में लड़कियां ससुराल कम संभालती हैं। बात तो तुम लोगों की सही है। रात को कांति घर लौटती है और अपने ससुर से बात करती है। पापा जी, अब मुझे लगता है समर की शादी कर देनी चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरे दोस्त की नतनी है, बहुत बहुत संस्कारी लड़की है। पिताजी ठीक कह रहे हैं। उसी समय समर आ जाता है। किसकी शादी? तुम्हारी? मेरी? और क्या, मैं दूसरी बार शादी करूंगा? नहीं दादाजी, मैं किसी भी लड़की से ऐसे शादी नहीं कर सकता। करनी पड़ेगी बेटा, मैं तैयार नहीं हूं। मैं अपने दोस्त से बचपन में वादा कर चुका हूं,
रामदेव अपनी जुबान नहीं तोड़ता। लेकिन मेरी जिंदगी है, जिंदगी तेरी, फैसला घर का होगा। वाह भैया, दूसरों को समझाते और खुद भाग रहे हो। तू बीच में मत बोल। क्यों क्यों डर लग रहा है? कहीं बहू आकर आपसे अपना काम खुद ना करवाए? बेटा, लड़की कामकाजी होनी चाहिए, घर संभालने वाली होनी चाहिए। ये लव मैरिज वैरिज में कुछ नहीं रखा। माँ, अगर मुझे कोई और पसंद हो तो? खबरदार जो किसी लड़की का नाम लिया। हमारे खानदान में बड़े बूढ़े फैसला करते हैं बेटा, तो मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं। बेटा, कभी कभी घर की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है। हमेशा बच्चों को ही क्यों? अगले दिन पूरा परिवार लड़की को देखने के लिए निकलता है। देखना कांति, बहू अच्छी चुनना। भगवान से यही दुआ है। लड़की वाले के घर पहुंचते ही सुरभि चाय लेकर आती है। नमस्ते। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। बहुत संस्कारी लग रही है। हमें लड़की पसंद है। बिल्कुल घर संभालने वाली लग रही है। भैया, आपको कैसी लगी? मुझे कोई शादी नहीं करनी। यहां तमाशा मत करो। लड़के की तरफ से हाँ है, हाँ हाँ। नहीं, मेरी तरफ से नहीं है। अगर लड़का राजी है तो मैं भी किसी पर बोझ बनकर नहीं आना चाहती। बेटी, ये थोड़ा जिद्दी है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। घर लौटते ही बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना क्यों? शादी होगी तो उसी लड़की से होगी। हाँ, मैं नहीं करूंगा। खाना खाते हो हमारा, रहना हमारा, और बात अपनी चलाओगे। क्या बेटे की कोई इच्छा नहीं होती? बेटा, माँ की इज्जत रख ले। घर में रोज रोज का झगड़ा अच्छा नहीं। भैया, बहू आएगी तो कम से कम अपनी चाय खुद बनानी सीख लेना। तू नहीं सुधरेगी। कई दिनों तक घर में यही तनाव चलता रहता है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, हाँ या नहीं? अगर यही सबकी खुशी है तो मैं तैयार हूं। भगवान तेरा भला करे बेटा। अब जाकर घर में शांति आई है। भैया, उम्मीद है भाभी आकर आपको बदल देगी। कुछ दिनों बाद पूरे रीति रिवाज से समर और सुरभि की शादी हो जाती है। आज मेरा वादा पूरा हो गया। भगवान दोनों को खुश रखे। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आपके आशीर्वाद से इस घर को अपना घर बनाऊंगी। बहू, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। भाभी, पहले ही बता देती हूँ, इस घर के मर्द अपना एक काम नहीं करते। कोई बात नहीं ननन जी। कांति सुरभि का गृह प्रवेश करवाती है। सुरभि बहू बनकर कांति के परिवार में आ जाती है और सबके मन में नई उम्मीदें जाग उठती हैं। अगले दिन सुरभि की पहली रसोई थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन सुरभि को नहीं पता था कि उसके लिए जिम्मेदारियों का पहाड़ इंतजार कर रहा है। बहू, आज पहली रसोई है। खीर पूरी, आलू की सब्जी, दादाजी के लिए बिना मिर्च की सब्जी, महेश जी के लिए कम तेल का खाना और समर के लिए पनीर भी बना देना। जी माँ जी, मैं सब बना दूंगी। और बहू, दादाजी का खाना भी समय पर बना देना। सुरभि, मेरे ऑफिस के कपड़े भी प्रेस कर देना। भाभी, मेरे जूते भी साफ कर देना। भाभी, स्वागत है इस घर में। यहाँ बहू नहीं, सुपर वुमन चाहिए। कोई बात नहीं ननन जी, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। सुरभि सुबह से दोपहर तक रसोई में लगी रहती है। खाना बनाकर बाहर आती है। दाल में नमक थोड़ा कम है। मेरे काढ़े में अदरक ज्यादा। सुरभि, अगली बार सब्जी थोड़ी तीखी बनाना। भाभी, मुझे 2 रोटी और चाहिए। बहू, बुरा मत मानना, इस घर के मर्द ऐसे ही हैं। माँ जी, मैं कोशिश करूंगी सबको खुश रखने की। अगले दिन सुबह 5 बजे ही सुरभि उठ जाती है। पहले चाय, फिर नाश्ता, फिर कपड़े, फिर सफाई। बहू, मेरी सफेद शर्ट प्रेस हुई या नहीं? सुरभि, मेरी टाई कहाँ रखी है? अरे बहू, मेरा चश्मा तो ढूंढ दे बेटा। भाभी, मेरा बैग भी देख लेना। बहू, मशीन में कपड़े भी डाल देना। भाभी, आपको देखकर लगता है माँ की जगह अब आपने ले ली है। घर है ननन जी, सबका काम करना ही पड़ता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। सुरभि पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। बहू, ये बिल संभाल के रखना। सुरभि, मेरा लंच तैयार है। बहू, अरे मेरी दवाएं।
भाभी चाय बना दीजिए। बहू, लगता है अब मैं भी तेरे सहारे हूँ। माँ जी, कभी कभी लगता है इस घर में औरतें ही सब कुछ है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। घर में अब भी मर्द अपना कोई काम नहीं करते। बहू, तू भी मेरी तरह परेशान रहने लगी है। माँ जी, सुबह से रात तक काम करते करते कभी कभी खुद के लिए समय नहीं मिलता। मैंने पहले ही कहा था, इस घर के मर्द कभी नहीं बदलेंगे। हमारी पीढ़ी भी यही सहती रही। उधर करण आए दिन श्वेता को कॉलेज छोड़ने जाता है। चलो श्वेता, देर हो रही है। आज जल्दी चलो, मेरी सहेली टीना भी आएगी। टीना वहां आ जाती है। कैसे हो करण? मैं बढ़िया, और तुम? सब बढ़िया है भैया। अब मेरी दोस्त पर लाइन मत मारो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। धीरे धीरे करण और टीना की बातें शुरू हो जाती हैं। आप रोज श्वेता को छोड़ने आते हैं? अब तो शायद आपको देखने भी आने लगा हूँ। बहुत बातें बनाते हैं आप। सच कह रहा हूँ। कुछ समय बाद घर में करण की शादी की बात शुरू होती है। पापा जी, अब करण की शादी भी कर देते हैं। हाँ, इस बार भी लड़की मैं देखूंगा। लेकिन दादाजी। कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा। हमारे घर में लव मैरिज नहीं होती बेटा। करण, कुछ भी हो जाए अरेंज मैरिज मत करना। क्यों भैया? मुझे बीबी बहुत अच्छी मिली है। सुरभि जैसी लड़की हर किसी को नहीं मिलती। लेकिन आज भी मेरे मन में गिल्ट है कि मैंने अपनी पसंद से शादी क्यों नहीं की। भैया, मैं टीना से प्यार करता हूं। फिर पीछे मत हटना। एक दिन घर जब करण शादी की बात करता है। क्या कहा? लव मैरिज? ये सब नहीं होगा। होगा, और टीना से ही होगा। अगर इस घर में रहना है तो हमारी बात माननी होगी। भैया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं भाग जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, पर अरेंज मैरिज नहीं करूंगा। कैसे बातें कर रहे हो बेटा? पिताजी जबरदस्ती से रिश्ते नहीं बनते। इस बार मैं करण के साथ हूं। तुम भी? जी, क्योंकि मैंने मजबूरी देखी है। करण की बातों से घर वाले डर जाते हैं और टीना के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नमस्ते। लड़की बहुत शांत लग रही है, स्वभाव भी अच्छा है। लोग कहते हैं मॉडल लड़की है, लेकिन संस्कार तो अच्छे लग रहे हैं। अगर बच्चों की खुशी इसमें है तो हम भी मान जाते हैं। दादाजी, ज्यादा खुश मत हो, अभी शादी बाकी है। कुछ दिनों बाद पूरे रीति रिवाज से करण और टीना की शादी हो जाती है। आओ बहू, आशीर्वाद दीजिए माँ जी। देवरानी जी, स्वागत है। अब भाभी को साथ ही मिल गया। अगले दिन टीना की पहली रसोई होती है। जेठानी जी, आप सब्जी काट दीजिए। ठीक है। तभी करण अंदर आता है। टीना, मुझे पानी दे दो। पानी वही रखा है, अपने हाथ से ले लीजिए। अच्छा। कुछ देर बाद जब पहली रसोई का खाना तैयार हो जाता है, टीना उसे टेबल पर लगा देती है। टीना, सब्जी दे दो। आपके हाथ ठीक है, खुद ले लीजिए। अरे बहू, पति को खुद परोस दो। पिताजी, प्यार में सेवा होती है, लेकिन हर छोटा काम खुद करना भी अच्छी आदत है। हमारे घर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। दादाजी, आज से हो जाएगा। लगता है घर में कुछ बदलने वाला है। शायद अब इस घर के मर्दों को अपना काम खुद करना सीखना पड़ेगा। पहली रसोई के दिन ही टीना ने अपने अलग अंदाज की झलक दिखा दी थी। उसके व्यवहार को देखकर पूरा परिवार हैरान था। देखो जी, हमारे अरेंज मैरिज वाली बहू सुबह से काम में लगी हुई है। हाँ सुरभि, जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए भाई। हाँ? मैंने कहा था ना, संस्कारी लड़की घर संभाल लेती है। माँ जी, मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर रसोई का काम कर दूंगी। हाँ बहू, उसके बाद मशीन में कपड़े भी डाल देना। जेठानी जी, अगर आपको मदद चाहिए तो बता देना, मैं देखकर बता दूंगी कैसे करना है। वाह भाभी, काम नहीं करोगी लेकिन सलाह पूरी दोगी। घर के सारे काम सुरभि करती रही। अगर टीना से कोई काम कहा जाता तो वह अलग ही जवाब देती। बहू, जरा रसोई से पानी ला दे। दादी, आप धीरे धीरे चलिए, थोड़ा चलना फिरना सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे, मैं तुझसे पानी मांग रही हूँ और मैं आपकी सेहत का ध्यान रख रही हूँ। एक दिन छत पर सूखे कपड़े उतारने थे। उनमें दादाजी की कोटी भी टंगी थी। टीना बहू, छत से कपड़े उतार लाना, मेरी कोटी भी ले आना। दादू, आप ही चले जाइए ना, मेरी साड़ी भी वहीं सूख रही है, उसे भी साथ में ले आइएगा। मैं? हाँ दादू, थोड़ा चलना फिरना अच्छी बात होती है।
अरे बहू, दादू की उम्र देख। दादी, उम्र से नहीं आदतों से इंसान बूढ़ा होता है। दादाजी चुपचाप लाठी लेकर छत पर चले जाते हैं और सारे कपड़े उतार कर ले आते। उधर सुरभि रसोई और घर के दूसरे कामों में लगी रहती है। उसे इस बात का पता ही नहीं चलता। बहू, तुझे खुद कपड़े उतार लेने चाहिए थे। दादी, मेरी गलती नहीं है। जेठानी जी नहीं गई तो मैं क्या करती? मुझे घर के और भी काम थे, इसलिए मैंने दादू को कह दिया। अजीब बहू है। एक दिन महेश जी का छोले चावल खाने का मन करता है। टीना बहू, आज छोले चावल बना दो। पापा जी, छोले कैसे बनते हैं? अरे तुम्हें नहीं आते? नहीं पापा जी, आपको आते हैं क्या? हाँ, बचपन में बनाता था। तो पापा जी आप ही बना दीजिए ना, और मेरे लिए भी थोड़ा ज्यादा बना देना। मैं? हाँ पापा जी, आपके हाथ का स्वाद भी तो पता चले। पहली बार महेश जी रसोई में जाते हैं और छोले चावल बनाते हैं। घर के लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। पापा, आप तो अच्छे कुक निकले। ये हुनर तो हमसे छुपा रखा था आपने। इससे अच्छी तो हमारी अरेंज मैरिज वाली बहू है। हाँ, घर का सारा काम खुद करती है, किसी से करवाती भी नहीं। तभी टीना वहां आ जाती है। अच्छा, तो मेरी चर्चा हो रही है? नहीं बहू, बस ऐसे ही। आपको लगता है जेठानी जी बहुत सीधी है, लेकिन कभी सोचा है कि वो सारे काम खुद क्यों करती है? अगर घर के बड़े बुजुर्ग थोड़ा भी काम नहीं करेंगे तो उनका शरीर कमजोर हो जाएगा। उसके बाद वो घर की बड़ी है, प्रॉपर्टी लेने में उसे आसानी होगी। मतलब? नहीं, सुरभि बहू ऐसी नहीं है। अगर आप लोग हमेशा बैठे रहेंगे तो आपकी सेहत खराब होगी, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, नहीं तो अंतिम रिजल्ट आप खुद देख लेना। बात तो ठीक ही कह रही हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुरभि पहले की तरह सारे काम करती रहती है। माँ जी, आज थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। बहू, थोड़ी देर आराम कर ले। घर में सब्जी खत्म हो जाती है। पापा जी, बाजार से सब्जी ले आइए। मैं? हाँ पापा जी, आज जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ले आता हूँ। कभी टीना सब्जी काटने के लिए महेश जी को बुलाती है तो कभी करण से पानी मंगवाती है। करण, जरा पानी दे दो। अभी लाया। पापा जी, ये सब्जी काट देंगे क्या? चलो, ये भी कर लेते हैं। धीरे धीरे घर के लोग छोटे छोटे काम खुद करने लगते हैं। समर जी, अगर बाजार जा रहे हैं तो ये सामान ले आइएगा। ठीक है। कमरे की सफाई में मेरी मदद कर दोगे? क्यों नहीं? लगता है इस घर की आदतें बदल रही है। मैंने पहले ही कहा था, एक दिन इस घर के मर्द भी काम करेंगे। समय बीतने लगा। धीरे धीरे टीना अपनी बातों से सुरभि के मन में भी घर वालों के प्रति नाराजगी भरने लगी। एक दिन समर अपने ऑफिस की शर्ट प्रेस कर रहा था। आज अपनी शर्ट खुद ही प्रेस कर लेता हूँ। तभी टीना अपनी साड़ी लेकर आ जाती है। जेठ जी, जब प्रेस कर ही रहे हैं तो मेरी साड़ी भी प्रेस कर दीजिए ना। तुम्हारी साड़ी? हाँ, इसमें क्या है, घर के लोग ही तो एक दूसरे की मदद करते हैं। उसी समय सुरभि कमरे में चाय लेकर आती है। टीना, तुम मेरे पति से अपनी साड़ी प्रेस कैसे करवा सकती हो? क्यों नहीं करवा सकती? मैं तो करवाऊंगी। ये ठीक बात नहीं है। जेठानी जी, जब घर के सारे लोग एक दूसरे का काम कर सकते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? रहने दो, मैं कर देता हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। टीना छोटे छोटे काम घर के मर्दों से करवाने लगती है। इस घर के मर्दों को काम करने की आदत रहनी चाहिए, सिर्फ औरतें थोड़ी ना काम करेंगी। कुछ दिन बाद सुरभि के मायके से निमंत्रण आता है। उसकी भाभी की बेटी का जन्मदिन था। चलो, सब तैयार हो जाओ। बहू के मायके भी हो आते हैं। सब लोग सुरभि के मायके पहुंचते हैं। वहां खुशी का माहौल था। आइए, आप सबका स्वागत है। भाभी जी, एक गिलास ठंडा पानी मिल जाएगा? अभी लाई। कुछ देर बाद भैया जी, जरा वो मिठाई की प्लेट इधर दे दीजिए। लीजिए लीजिए। थोड़ी देर बाद भाभी जी, अगर हो सके तो मेरे लिए चाय भी बना दीजिए। टीना, बार बार काम मत बोलो, अपने ही लोग हैं। भाभी, ये तो सबको काम में लगाई जा रही है। ऐसे ही बर्थडे के दिन टीना वहां पर भी सबको काम में लगाए रहती है। अगले दिन सभी घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद पूरा परिवार एक रिश्तेदारी की शादी में जाता है। माँ जी, मैं मेहमानों को खाना परोस देती हूँ। बहुत बहुत संस्कारी है बहू। उधर टीना कुर्सी पर बैठी रहती है। पापा जी, मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ला दीजिए। अच्छा, करण, मेरे लिए नाश्ता भी ले आना। ठीक है। बहू, लोग क्या कहेंगे? माँ जी, दूसरे के घर जाकर मैं नौकरों की तरह काम करके अपनी इज्जत क्यों घटाऊं? ये कैसी बातें हैं? जेठानी जी को काम पसंद है, मुझे नहीं।
सुरभि चुपचाप सब सुनती रहती है। समय बीतता है। टीना सोचती है कि अब उसे कुछ बड़ा करना चाहिए। अगर घर में मेरी बात चलानी है तो मुझे सबका भरोसा जीतना होगा। एक दिन करण 1 लाख रुपए लेकर घर आता है। ये 1 लाख रुपए है, इन्हें तिजोरी में रख देना। ठीक है। वह रुपए तिजोरी में रख देती है। अगले दिन वह पैसे गायब हो जाते हैं। तिजोरी में रखे पैसे कहाँ गए? पूरे 1 लाख रुपए गायब हैं। आखिर ऐसा कैसे हो गया? घर में सन्नाटा छा जाता है। टीना दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तिजोरी के पास तो घर के लोग ही आते हैं। पता नहीं ये किसका काम है। जो शरीफ बन रहा हो, क्या पता वही चोर है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक तरफ घर के पैसे गायब होने का टेंशन, दूसरी तरफ छोटे बड़े कामों में टीना घर के मर्दों से काम लेने लगी थी। जरा झाड़ू लगा देना। पापा जी बर्तन सिंक तक रख दीजिए। दादू पौधों में पानी डाल दीजिए। काम और जिम्मेदारी के कारण घर के पुरुष भी थकने लगे थे। यह टीना की आदत थी कि वह आए दिन ऐसा करती थी, जिस कारण इसका असर घर के मर्दों पर पड़ रहा था। आज ऑफिस में बहुत डांट पड़ी। रात को नींद भी पूरी नहीं हुई है। उम्र भी हो रही है। वही पैसे नहीं मिलते तो घर में तरह तरह की बातें होने लगती है और टीना सारा ब्लेम सुरभि पर डाल देती है। जेठानी जी ने चोरी की है, क्योंकि मेरे को तो पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं खुद आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेते आती रहती हूँ। मैं क्या करूँगी पैसों का? मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। बहू, हमें सच जानना है। मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है। बिना सबूत किसी को दोष नहीं देना चाहिए। पहले अच्छी तरह पता करेंगे। टीना एक तरफ घर के मर्दों से काम करवाती तो दूसरी तरफ उसने सुरभि को तंग कर रखा था। लगातार तनाव से सुरभि का मन टूटने लगता है। टीना हर बार सुरभि के ऊपर ब्लेम डाल देती है। मुझे यकीन है जेठानी जी ने ही चोरी की है। समर जी, जब भरोसा ही नहीं रहा तो यहाँ रहना मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं गलत नहीं हूँ। मुझे पता है। दोनों अलग रहने का फैसला करते हैं। सुरभि के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। घर कितना बदल गया है। पहले सब अलग था। घर में शांति सबसे बड़ी दौलत होती है। शायद हमें बैठकर सब बातें समझनी चाहिए। सुरभि और समर अलग रहने लगे, जबकि पुराने घर में हर व्यक्ति अपने अपने फैसलों और बदले हालात के बारे में सोचने लगा। समय बीतने लगा। सुरभि के घर छोड़ने के बाद टीना का घर में प्रभाव और बढ़ गया। करण, पहले झाड़ू लगा दो, उसके बाद रसोई में आकर मेरा नाश्ता भी तैयार कर देना। टीना, मुझे ऑफिस भी जाना है। ऑफिस हो जाएगा, पहले घर का काम सीखो। उधर, कांति, मेरा टिफिन कहाँ है? पापा जी, अपना टिफिन खुद बना लीजिए। अपने हाथ से बनाया खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। मैं? जी पापा जी। अब घर के मर्द अपना टिफिन खुद बनाते, झाड़ू पोछा करते और छोटे बड़े काम भी खुद करने लगे, जिससे उन्हें ऑफिस में देर होती और बॉस से डांट पड़ती। बेटा करण, जरा ये बाल्टी इधर रख दे। दादू, आप भी थोड़ा काम किया करिए, शरीर चलता रहेगा। बहू, इनकी उम्र देख। दादी, मैं सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ। बहू, इतना काम मत करवाओ, सब लोग थक जाते हैं। भाभी भैया रात को देर तक जागते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। बहू, हर चीज में संतुलन होना चाहिए। नहीं दादी, अब घर के सब लोग अपना काम खुद करेंगे। घर और ऑफिस के बीच तालमेल बिगड़ने लगा। थकान के कारण ऑफिस में कोई ढंग से काम भी नहीं कर पाता। आज फिर मीटिंग छूट गई। बॉस ने कहा है कि अगर यही हाल रहा तो नौकरी पर असर पड़ेगा। मेरी भी ऑफिस में डांट पड़ी। समय पर काम न होने और लगातार तनाव के कारण घर के मर्दों की मानसिक और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होने लगी। इस महीने खर्च ज्यादा और आमदनी कम लग रही है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। घर में शांति नहीं होगी तो बरकत भी नहीं होगी। लगातार तनाव के कारण एक दिन महेश जी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। अचानक उन्हें चक्कर आता है और वो गिर जाते हैं। अजी, ये क्या हो गया? जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलो। पापा जी, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, शुगर भी नियंत्रित नहीं है और कुछ जांचों में लीवर में संक्रमण के संकेत भी मिले हैं। इन्हें आराम और तनाव से दूरी की जरूरत है। अस्पताल के कमरे में हर तरफ उदासी छाई हुई थी। महेश जी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर बार बार दवाइयों और जांच की बात कर रहे थे, लेकिन घर वालों के पास पैसे खत्म हो चुके थे। घर के मर्दों की नौकरी और कमाई पर इतना असर पड़ा था कि बैंक अकाउंट भी लगभग खाली हो गए थे। अजी, आंखें खोलिए, हमें छोड़कर बच जाइए, घर तो पहले ही बिखर चुका है। मम्मी,
मैंने अपने अकाउंट में देखा, सिर्फ 5,000 रुपए बचे हैं। इतने में तो एक जांच भी नहीं होगी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कई दिनों से ऑफिस में सही काम नहीं कर पाया, सैलरी भी कट गई। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बुरा वक्त कभी नहीं देखा। घर के कमाने वाले ही टूट गए। मैं भी क्या करूं, मेरे पास भी पैसे नहीं है। तभी अस्पताल के दरवाजे पर सुरभि आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। मम्मी जी, ये कुछ पैसे हैं, मैंने अपनी जरूरतें कम करके थोड़े थोड़े बचाए थे। आप इससे पापा जी का इलाज करवा लीजिए। बहू, तूने हमारे लिए इतना सब किया। परिवार मुश्किल में हो तो हिसाब नहीं किया जाता। सुरभि, हमने तुझे समझने में बहुत देर कर दी। पैसे देकर सुरभि वहां से चली जाती है। इलाज शुरू होता है और कुछ दिनों बाद महेश जी की हालत में सुधार आने लगता है। महेश जी अस्पताल से घर लौट आते हैं, लेकिन टीना का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदलता। वो पहले की तरह सब पर हुक्म चलाती रहती। करण, पहले जाकर मेरे लिए चाय बनाओ और फिर बाजार से सामान भी ले आना। टीना, अभी ऑफिस से आया हूँ, थोड़ा आराम तो करने दो। नहीं, घर के सारे काम तुम लोग ही करोगे। बहू, इतना सब होने के बाद भी तुझे कुछ समझ नहीं आया? एक दिन टीना अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी थी। उसके सामने नोटों की गड्डियां रखी थी। पूरे 1 लाख रुपए, आप कोई नहीं जान पाएगा। तभी करण कमरे में आ जाता है। टीना, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो मेरे मायके से आए हैं। झूठ मत बोलो, तुम्हारे मायके की हालत मैं जानता हूँ। कर्ण को याद आता है कि अस्पताल में जो पैसे सुरभि लाई थी, उसके बाद कुछ रकम गायब हो गई थी। उसे शक होने लगता है। सच सच बताओ, कहीं ये वही पैसे तो नहीं जो तुमने चुराए थे? बोलो टीना। टीना चुप रहती है और करण समझ जाता है कि टीना ने ही पैसे चुराए थे। करण सारी बात घर वालों को बता देता है। पूरा परिवार शर्मिंदा हो जाता है। हमने सुरभि पर शक किया, जबकि गलती किसी और की थी। मैंने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। चलो अपनी बहू को वापस लेकर आते हैं। पूरा परिवार सुरभि के पास जाता है। बहू, हमें माफ कर दे, हम तुझे पहचान नहीं पाए। मम्मी जी, परिवार में माफी नहीं होती, सिर्फ अपनापन होता है। सुरभि घर वापस आ जाती है, लेकिन टीना बाहर से सुधरने का दिखावा करती है। उसी रात टीना अपनी माँ से फोन पर बात करती है। मम्मी, अभी सबको लग रहा है कि मैं बदल गई हूँ, लेकिन मैं सुरभि को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। मैंने 4 लड़कों से बात कर ली है, वो घर में चोरी करेंगे और इल्जाम सुरभि पर लगेगा। दरवाजे के पीछे खड़ी दादी सारी बातें सुन लेती हैं। हे भगवान, ये लड़की तो पूरे घर को बर्बाद कर देगी। दादी तुरंत घर वालों को सारी बात बता देती है और सब लोग योजना बना लेते हैं कि रात होते ही चारों लड़के चोरी करने घर में घुसते हैं। जल्दी काम खत्म करो। तभी घर की लाइट जल जाती है। रुको, कहीं नहीं जाएगा। रुको रुको, तुम लोगों को किसने भेजा? हमें टीना मैडम ने भेजा है। टीना, तू इतनी नीचे गिर गई? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने कानों से सब सुना है। इस बार घर वाले टीना को माफ नहीं करते। तूने इस घर की खुशियां, पैसे और सम्मान सब खत्म कर दिया, सब। मैंने तुझसे प्यार करके शादी की थी, लेकिन तूने प्यार का मतलब ही बदल दिया। आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तभी सुरभि आगे आती है। मम्मी जी, गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। जिसके कारण तुम्हें इतना दुख मिला, तुम उसी को बचा रही हो। बुराई का जवाब बुराई से नहीं, अच्छाई से देना चाहिए। सुरभि की बातें सुनकर टीना जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी जिद की वजह से घर के मर्दों की मानसिक और आर्थिक हालत इतनी खराब हो जाएगी। जब घर में 1 रुपया नहीं था, तब भी तूने अपने बारे में सोचा। बेटी, परिवार चलाने के लिए प्यार और संतुलन चाहिए, जिद नहीं। तुमने एक बार भी नहीं सोचा मैं कितनी परेशानी में था। मैं सबसे माफी मांगती हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। घर के सभी मर्द टीना को माफ कर देते हैं। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना भी सबसे बड़ी बात है। हमारी बड़ी बहू सुरभि ने आज फिर साबित कर दिया कि परिवार को जोड़ने वाला ही सबसे बड़ा होता है। अरेंज मैरिज वाली बहू ने इस घर को बचा लिया और प्यार का असली मतलब भी सिखा दिया। अब दोनों बहुएं मिलकर घर का काम संभालने लगी। घर के मर्दों पर काम का बोझ कम हो गया। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक होने लगी और आर्थिक हालात भी सुधरने लगा। घर में फिर से हंसी लौट आई और सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहने लगे।